हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की यूनिट नंबर 1 यानी कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों, ये यूनिट हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स के ऊपर है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर हमने आज आपको बोल दिया कि ऑफर इज एन एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने में ऑफर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि एक वैलिड ऑफर आखिर कैसे बनता है, एक वैलिड एक्सेप्टेंस आखिर कैसे बनती है। और ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट नंबर 1 में जानते हैं। इसके अलावा और क्या है सर, तो इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, रेवोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1 के अंदर कवर्ड है। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा पार्ट जो है वो बेसिक्स के ऊपर रखने वाले हैं और थोड़ा पार्ट यूनिट नंबर 1 की बाकी चीज़ों के ऊपर रखने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर चलेंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशंस कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये बताइए, अगर आज हम आपसे बोलते हैं कि आपने किसी को ऑफर दिया कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हो, आपने किसी को ऑफर दिया कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हो। बच्चों, बिजनेस में बात कर रहा हूँ, बिजनेस में, क्या आप मेरे साथ बिजनेस में रहना चाहते हो। और उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बोल दिया। इतनी अच्छी किस्मत हो गई आपकी कि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बोल दिया हाँ मैं आपके साथ बिजनेस में रहना चाहती हूँ। तो क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। तो दोस्तों, वैसे तो आप इसके बारे में थोड़ा आगे जाकर जानोगे, बट अभी के लिए आपको बता देते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कुछ और बना, ठीक है। उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो क्या कंप्लीट हुआ? बिल्कुल नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है वो बताते हैं। यहां पर बात करते हैं, एक नया वर्ड आएगा आपके जीवन में जिसका नाम होगा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, ये जो कंसीडरेशन है ना बच्चों, इसका मतलब होता है क्विड प्रो को, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। बदले में जो लेन देन की बातें होती है ना, कि बदले में क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंसीडरेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है आपके लॉ के लिए। चलिए, यहां पर जो बनने वाला है अभी उसकी बात करते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को क्या बोला जाएगा? किसी ने ऑफर दिया, किसी ने एक्सेप्ट किया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। बट ये एक चीज़ डेफिनेटली है जिसको बोल सकते हैं वादा, यानी कि प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस है। चलिए इसको डिफरेंट कलर से लिख देते हैं फिर यहाँ पर। ये क्या है? ये है एक प्रॉमिस। फिर से बोलो हमारे साथ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट? प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट? प्रॉमिस। जब हमने प्रॉमिस में कंसीडरेशन जोड़ा, यानी कि एक वादा बन गया, और उसमें लेन देन की बातें कर ली, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न की बात कर ली कि दोनों पार्टीज को क्या मिलने वाला है, जब उसकी भी बात कर ली, तो ये क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया? डिस्कस करते हैं, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया? तो दोस्तों, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो फिर इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे अग्रीमेंट, इसको बोलेंगे अग्रीमेंट। फिर सर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब, कैसे बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट, कैसे बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट, ये भी तो ध्यान रखिए, कैसे बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इसमें भी किसी और चीज़ का तड़का लगाने की जरूरत है। अब वो चीज़ क्या है वो बताते हैं। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से एक चीज़ रोक रही होती है। वो चीज़ क्या है बताइए ज़रा, जल्दी से बताइए। जैसे ही आपने अग्रीमेंट में इस एक चीज़ का तड़का लगाया, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। क्या है वो चीज़? तो वो चीज़ है एनफोर्सिबिलिटी, यानी कि लीगल राइट्स। एनफोर्सिबिलिटी, अगर एनफोर्सिबिलिटी आपने जोड़ दी अग्रीमेंट में, तो वो बन जाता है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट। देखो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं, वो होता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, क्या वो एक अग्रीमेंट, क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं, वो होता है एक अग्रीमेंट। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सबिलिटी, क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है? यस, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात की, प्रपोजल क्या होता है। ये वो प्रपोजल नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये लॉ का प्रपोजल है। प्रपोजल क्या होता है? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल और कुछ नहीं बच्चों, ऑफर का ही दूसरा नाम प्रपोजल है। ऑफर का ही दूसरा नाम प्रपोजल है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को प्रॉमिस बोले या फिर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस को प्रॉमिस बोले, ये एक नॉर्मल बात है, सेम बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका अगर आपको लगता है तो आप एक स्क्रीनशॉट लें और बढ़िया तरीके से अपने पास इसको सेव रखें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये आपकी यूनिट नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हिस्सा बनकर आता है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको बोल दिया कि यहाँ तक हमें समझ में आता है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट बिफोर डैट हम चाहेंगे कि आप जल्दी से अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो इस चीज़ को। क्या नोट कर लो?
हमने लिखा यहाँ पर ऑफर प्लस समथिंग इज प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस समथिंग इज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस समथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट। इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से बच्चों। ऑफर प्लस वॉट, 2 मिनट के लिए प्लीज इस लेक्चर को पॉज करो, अच्छे से टाइम दो, सोचो और फिर भरो। हम जल्दी से भर देते हैं। ऑफर प्लस वॉट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज वॉट, प्रॉमिस, वादा। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज वॉट, अग्रीमेंट। एंड अग्रीमेंट में जब आप एनफोर्सिबिलिटी को जोड़ देते हो देन इट बिकम्स योर कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको प्लीज ध्यान से याद रखिएगा। जब आपने इसको समझ लिया ना, अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। इसको यहाँ से डिलीट किया जाएगा और अब हम लोग आएंगे आगे बढ़ने के लिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स पर। हम लोग पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 यानी कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर बात की जाए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हम लोग ने बोला हुआ था ना, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट, तो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बोलते हैं, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अग्रीमेंट कैसे बनता है, तो हम लोगों ने बोला हुआ था ऑफर या फिर प्रपोजल प्लस, ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, क्या ये अग्रीमेंट है? नहीं, ये तो प्रॉमिस है। प्लस कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है, ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, दैट इज अग्रीमेंट। एनफोर्सबिलिटी का क्या मतलब देखा था, गिविंग राइट्स टू लीगल ऑब्लिगेशन, तो यही तो लिखा हुआ है, गिविंग राइट्स टू लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ने ये पढ़ लिया तो हम लोगों ने समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनता कैसे है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी प्रॉमिस, अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऐसा हर एक वादा जो जिसमें कंसिडरेशन जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनता है, अग्रीमेंट बनता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। फिर आते हैं दूसरे पर, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पर। सो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, प्रॉमिस नहीं प्रपोजल, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent, यानी कि उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। proposal plus acceptance is what, proposal plus acceptance is what, promise। तो ये promise की डेफिनेशन है। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अब इसको proposal की डेफिनेशन में भी लिखा जा सकता है, इसको acceptance की डेफिनेशन में भी लिखा जा सकता है। और फिर आते हैं proposal, थर्ड वाला, proposal when accepted becomes a promise, proposal when accepted becomes a promise। इसको सीधे सीधे लिखा जा सकता है। तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा अंडरस्टूड है हमारी उस डेफिनेशन से, हमारी उस इक्वेशन से, ठीक है। अभी आते हैं ऑफर और प्रपोजल को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, वही सेम वर्ड्स रिपीट करते हैं। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट to another, sorry not assent, when one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing, willingness to do। ऑफर का मतलब क्या हुआ, जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को जाकर बोला कि कोई काम या तो फिर मैं करना चाहता हूं या फिर मैं नहीं करना चाहता हूं, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। यानी कि जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को ऑफर दिया और ये बोला इस मंशा के साथ, इस विलिंग, इस माइंडसेट के साथ ऑफर दिया कि सामने वाला हाँ बोले कि या तो फिर मैं ये काम करना चाहता हूं या फिर मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं, उस पर वो हाँ बोले, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर और प्रपोजल। ध्यान रखोगे। फिर आते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है, बट व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, ये अभी ऊपर पढ़ा था एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसको आप एक्सेप्टेंस में डिफाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन हम लोग जाकर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर, बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है इसका। यूनिट नंबर 2 इज फुल्ली अबाउट कंसिडरेशन, हम लोग उसके अंदर जाकर इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको पार करके रखते हैं। यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने को जाओ ना, तो आपको एक हेल्प हो जाए, आपको फटाफट यहीं पर सारी डेफिनेशंस मिल जाए, ठीक है। बट इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर जाके, यूनिट नंबर 2 के अंदर जाकर। अगर अभी पढ़ लेना तो यूनिट नंबर 2 का ही मेजर डिस्कशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। अग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स। अग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आप अपने दिमाग से बताना, व्हाट इज वाइडर, अग्रीमेंट
या कॉन्ट्रैक्ट, किसका स्कोप वाइडर है, अग्रीमेंट का या फिर कॉन्ट्रैक्ट का, किसका स्कोप वाइडर है आप बताइए। आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बताइए ना अभी के लिए, 2 मिनट के लिए लेक्चर को पॉज कीजिए और हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा वैलिड है, अग्रीमेंट वाइडर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है, कौन सा वाइडर है बताइए। चलिए चलिए बताइए बताइए, लिखिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, जल्दी से बताओ। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है, बड़ा स्कोप है। अच्छा एक चीज़ बताओ बच्चों, हमने क्या बोला समझना, एक चीज़ बताना। हमने बोला हमारी डेस्क है और उस पर, ड्राइंग बहुत ख़राब है बच्चों माफ़ करना, उसमें इतने सारे अग्रीमेंट्स रखे हुए हैं, मान के चलते हैं बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे अग्रीमेंट्स रखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी रखे हुए हैं, बट वो लगभग इतने ही हैं। पता है क्यों? इसी को हमने जब कॉन्ट्रैक्ट चेक किया ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो इतने ही से हुए, मतलब इतना लॉट करीब कैंसिल हो गया, इतना लॉट करीब कैंसिल हो गया कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक ही नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में क्या जोड़ना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? एनफोर्सिबिलिटी। ज़रूरी है क्या कि हर एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो? नहीं है। तो कौन से स्कोप वाइडर है, कौन सा स्कोप वाइडर है? अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट का। ध्यान रखना, किसका स्कोप वाइडर है? अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस रेस में कौन जीतता है? एन अग्रीमेंट इज वाइडर देन, एन अग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट। कौन जीता? अग्रीमेंट जीता। अग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया यस या फिर इसका आंसर हो गया ट्रू। ध्यान रखोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रू और फॉल्स? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। देखो यहाँ पर अभी पर आंसर है तो हम नहीं दिखा सकते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली ट्रू है ना, सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनते हैं, एनफोर्सिबिलिटी भी तो चाहिए ना, इसीलिए वो वैलिड नहीं है। और ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा वैलिड है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ध्यान रखोगे? चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक पर जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर जाने से पहले एक बात छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ये तो बहुत बाद में जाकर पढ़ा, क्विक रिवीजन छोटा सा फिर से, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं सर, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो लिखो फिर से, ऑफर या फिर प्रपोजल, ऑफर या फिर प्रपोजल प्लस समथिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज प्रॉमिस। प्रॉमिस plus something is called as agreement. So promise plus what? Promise plus consideration. Promise plus consideration is called as what? Agreement. Agreement plus something is called as contract. Agreement plus what is called as contract? Agreement plus enforceability is called as contract. ध्यान रखोगे इस चीज को बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। हम लोग नए नए एग्जाम्पल के इसको सीखते चलेंगे, बट आपको इसको ध्यान भी रखकर चलना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं वापस इस पर, आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोगों ने बोला था ना बहुत सारे एसेंशियल्स पढ़ने वाले हम लोग, तो देखो फिर से पढ़ना। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। इस नोट्स, इन नोट्स में जो भी लैंग्वेज लिखी है, क्या वो मॉड्यूल की है? यस वो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, मॉड्यूल से इंस्पायर्ड है, तो आपको अलग से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो वी हाईली रिकमेंड आपको स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है। चलिए, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ they are made by the free consent. free consent का मतलब क्या होता है सर? free consent का मतलब होता है agreeing on the same thing in the same sense, not on just on the same thing, in the same sense also. जैसा आपकी मंशा है वैसे ही सामने वाले की मंशा है। if you both are agreeing on the same thing in the same sense then it is called as free consent. कहां पर जाकर पढ़ेंगे इसके बारे में ज्यादा? यूनिट नंबर 3 के अंदर जाकर पढ़ेंगे इसके बारे में ज्यादा, कि कहां पर ऐसा बोला जाता है कि फ्री कंसेंट नहीं है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं डिटरमिन करने में फ्री कंसेंट है या नहीं है, वो सब यूनिट नंबर 3 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। ओके, बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी कहां पर जाकर पढ़ेंगे? अगेन यूनिट नंबर 3 के अंदर जाकर पढ़ेंगे कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों ही जाकर कहां पर पढ़ने वाले हैं हम लोग? दोनों ही जाकर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखना, ठीक है। टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन कहां पर जाकर पढ़ने वाले हैं? तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर जाकर। लॉफुल कंसिडरेशन कहां पर पढ़ने वाले हैं? यूनिट नंबर
2 के अंदर जाकर पढ़ने वाले हैं। एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट कहां पर पढ़ने वाले हैं, ये अगेन हम लोग दूसरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अगेन दूसरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ये जो वॉइड वर्ड है इसका मतलब क्या है, थोड़ी ही देर में हम लोग समझ जाएंगे बच्चों, बस कुछ पलों का इंतजार। चलो आते हैं Essentials of a valid offer given by section 10, not given by section 10। सबसे पहले given by section 10 यानी कि एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ ही लिया, एसेंशियल एलिमेंट है, अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। फ्री कंसेंट यूनिट नंबर 3 जैसे कि बताया गया, कॉम्पिटेंसी यूनिट नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन यूनिट नंबर 2, लीगल ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग के दूसरे चैप्टर्स के अंदर है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अगेन यूनिट नंबर 2। तो इनमें से कोई भी पॉइंट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल में रहने का, आराम से यूनिट नंबर 9 तक हम लोग जाएंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको यूनिट नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट और आप आराम से सारे डाउट्स डिस्कस कर लीजिएगा। अभी क्लियर, ट्रस्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 2 पार्टीज होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि एनफोर्सबिलिटी तो जरूरी है ही ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर आते हैं फुलफिलमेंट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, डेफिनेटली, अदरवाइज एनफोर्सबिलिटी नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। एंड सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी कि वैग नहीं होना चाहिए, वैग यानी कि अटपटा नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। से हमने बोला कि आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, क्या ये सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल नहीं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो इसकी सर्टेनिटी को डिसाइड करेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है उसका मीनिंग एकदम सर्टेन होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिस्कस्ड होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 के अंदर। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कौन सा पॉसिबल है कौन सा इम्पॉसिबल है, यूनिट नंबर 4 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग आज के बहुत ही मस्त और बढ़िया से डिस्कशन पे, जिसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, वैलिडिटी इनवैलिड है कैसा है, फॉर्मेशन कैसे बनता है, एंड परफॉर्मेंस कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेस पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही शानदार। वैलिडिटी के बेस पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओ हो कितना टफ है रिमेंबर, नहीं भाई बिल्कुल टफ टू रिमेंबर नहीं है, आराम से ध्यान रखना। वैलिडिटी के अंदर वैलिड। दूसरा वाला वॉइड, अच्छा वैलिड मतलब क्या, बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है और एनफोर्सेबल है। वॉइड की बात करते हैं, वॉइड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट विद सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीजेस का मतलब क्या होता है, रुक गया, थम गया, वहीं पर रह गया। सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, रुक गया, अब आगे इसके आगे वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, उसकी एनफोर्सबिलिटी किसी वजह से गड़बड़ हो गई, उसकी एनफोर्सबिलिटी किसी वजह से गड़बड़ हो गई। से आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि क्या आप हमारे साथ कपड़ों का व्यापार करेंगे, टेक्सटाइल बिजनेस करेंगे। कुछ टाइम बाद मिस्टर बी की डेथ हो गई। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल है, क्या आप कोर्ट में जाके इसको एनफोर्स करवा सकते हो कि नहीं मिस्टर बी को तो लेकर आइए, मुझे तो उनके साथ बिजनेस करना है कपड़े का। बिल्कुल नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो गया है, तो इसको एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। इसके बाद आते हैं वॉइडेबल। वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क है, एबल का, यानी कि यहां पर कुछ चॉइस जैसी लग रही है ना। तो देखो, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी कि जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा के पास ये राइट है कि वो जाकर एनफोर्सेबल करवा सकते हैं। चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है, चॉइस है, वो चाहे तो जाकर एनफोर्स करवा सकते हैं। अब सोचो ना, कुछ ऐसा हुआ जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कपड़े का व्यापार करने का किया था ना, किसी वजह से मिस्टर बी ने कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, से उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कुछ झूठ बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसके बेस पर जो फ्री कंसेंट है वो डिटरमाइन नहीं की जा पा रही है। अब हम बताओ, इस केस में मिस्टर ए के पास आपको नहीं लगता राइट आना चाहिए कि यार मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, तुमने मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है और मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। तो फिर उसको बोला जाएगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, यानी कि किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर उसको एक्सरसाइज करवाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करवाया जा सकता उसको एनफोर्स। ठीक है, चलो आते हैं इलीगल। सीधा सा वर्ड है इलीगल, यानी कि लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो लॉ फॉरबिड्स टू मेक सच कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अनएनफोर्सेबल यानी कि सब कुछ ठीक है, ना ही इलीगल हुआ, ना ही किसी वजह से वॉइड हुआ, ना ही वॉइडेबल हुआ, बट अनएनफोर्सेबल हो गया। अब उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल डिफेक्ट, से पेपर वर्क ठीक से नहीं हुआ, ना ही वो इलीगल था, ना ही वो वॉइड था, ना ही कुछ, बस पेपर वर्क ठीक से नहीं हुआ, नहीं करवाया जा सकता उसको एग्जीक्यूट या एनफोर्स, तो वो हो गया अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है, वैलिड यानी कि बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, वॉइड सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, वॉइडेबल एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, वन और ऑल बोथ पार्टीज नहीं, वन और मोर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा भी हो सकती है। इलीगल लॉ फॉरबिड्स टू मेक,
अनएनफोर्सेबल, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल डिफेक्ट। क्या ये वर्ड्स हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में अपने मॉड्यूल के आंसर्स में लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं? बिल्कुल यस, 100% जाकर लिख कर आ सकते हो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेशन के बेस पर। इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेशन के बेस पर। जब हम लोग फॉर्मेशन के बेस पर आएंगे ना, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन हो जाएगा। फॉर्मेशन के बेस पर आते हैं तो सबसे पहले होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक्सप्रेस मतलब बताना, यस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सर ऐसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको बिना बताए किया जा सकता है? बिना बताए, कुछ बोला नहीं, सिर्फ निगाहों निगाहों में बातें हो गई? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी पढ़ेंगे ना। तो पहला है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस बोलकर भी किया जा सकता है, लिखकर भी किया जा सकता है दोस्तों। तो कभी भी आपको लगे ना कि आपको एक्सप्रेस करना है किसी को, तो आप बोलकर भी कर दो या फिर आप लिखकर कर दो, एक्सप्रेस दोनों में ही कर रहे हो तो एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस ईदर बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। इसके बाद आते हैं दूसरा इंप्लाइड। इंप्लाइड क्या होता है? अब ये वही निगाहों निगाहों में हो गई बातें, है ना। चलो ध्यान रखना, इंप्लाइड का मतलब क्या है वो बताते हैं। इंप्लाइड का सीधा सा मतलब है कि आपने बाय एक्शंस, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, आपने बाय एक्शंस ये बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप गए, मॉड्यूल में बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया है, आप गए और आप जाकर बस में बैठ गए। अब आप बताओ, बस में बैठने का मतलब, जब तक बस में फ्री सेवा नहीं लिखा हुआ है, उसका बाय डिफॉल्ट मतलब नहीं है कि आप टिकट खरीदने वाले हो। कंडक्टर आएगा, आपसे टिकट के पैसे मांगेगा, आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। आप वहाँ बैठकर फालतू बातें नहीं कर सकते ना कि मुझे तो लगा फ्री सेवा है, ऐसा नहीं होता। बस में आप बैठे, बातों बातों में बिना कुछ कहे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। तो कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एक्शन और बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पर दोनों ही पार्टीज की इंटेंशन नहीं है, दोनों ही पार्टीज की इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसा होता है क्या बच्चों? ये वो अरेंज मैरिज वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं सोचना। क्वासी, दोनों की इच्छा नहीं है, दोनों की इच्छा नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल यस हो सकता है। आप सोचो ना, कहीं पर कोर्ट ऑफ लॉ ने बोल दिया कि आप दोनों को साथ में रहना ही पड़ेगा, दोनों नहीं रहना चाहते, फिर भी कोर्ट ऑफ लॉ की वजह से हो गया, तो दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग जाकर पढ़ेंगे। आपकी जो यूनिट नंबर 6 है, दैट इज अबाउट कॉन्टेंजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी बताते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटर इनटू बाय 2 और मोर पर्सन्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, समझना। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड, यस, एज इन जहाँ पर दोनों ने अपना कंसिडरेशन, अपना प्रॉमिस जो भी किया था ना, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यहाँ पे इन्होंने इनको कुछ प्रॉमिस किया, यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस किया। रेसिप्रोकल दूसरी चीज़ होती है, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया और इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया, दोनों ने ही अपना कामकाज फुलफिल कर दिया, दोनों ने ही अपना क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न फुलफिल कर दिया। इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बोथ पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर सपोज टू डू, उन दोनों ने कंप्लीट कर दिया है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटेड। जैसे कि हमने टीचिंग के लिए आपसे एक फ़ीस कलेक्ट की और हमें बदले में उसके लेक्चर्स देना था, आपने भी अपनी फ़ीस दे दी और हमने भी आपको लेक्चर्स दे दी, ये हो गया एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एटलीस्ट किसी एक पार्टी का अपना फुलफिलमेंट करना बाकी है। एज इन दिस केस अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स की, आपने हमें फीस दे दी है, हमारे लेक्चर्स देना भी आपको बाकी है, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। तो जब ये लेक्चर्स हम आपको पूरे दे रहे हैं, इस बीच में एक पोजीशन ऐसी भी तो है ना जब आपको पूरे लेक्चर्स नहीं पहुंचे हैं, इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बट एग्जीक्यूटरी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक यूनिलेटरल एक बायलेटरल, एक यूनिलेटरल एक बायलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? यूनिलेटरल का मतलब होता है जहाँ पे किसी एक पार्टी की फुलफिलमेंट बाकी है। इन दिस केस आपने फीस दे दी है, हमारे लेक्चर्स अपलोड करना बाकी है, दैट इज यूनिलेटरल। बायलेटरल, आपने बोला मैं एडमिशन लूंगा और मैंने बोला मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, अभी डिस्कशन चल रहा है बट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैं भी लेक्चर्स दूंगा आप भी फीस दोगे, दैट इज कॉल्ड एज बायलेटरल, जहाँ पे दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशंस अभी बाकी हैं। सो कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली। यूनिलेटरल जहाँ पे वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड दिस ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। इन दिस केस आपने फीस दे दिया और हमारा लेक्चर देना आपको बाकी है। और बायलेटरल जहां पर दोनों पार्टीज की पेंडिंग है, ऑब्लिगेशन पेंडिंग ऑन बोथ पार्ट्स। क्या ये समझ में आता है? बिल्कुल यस। एक क्विक रिवीजन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सबिलिटी कौन कौन सा होता है? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कौन कौन सा होता है? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कौन कौन सा होता है? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। उसके अंदर एग्जीक्यूटरी के अंदर यूनिलेटरल एंड बायलेटरल होता है। अब इसको हम लोग क्या याद करने वाले हैं क्लास के अंदर? बिल्कुल यस, हम लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाकर याद करेंगे। बट अभी के लिए अगर बात करें तो इतने डिस्कशन से हमारा काम हो जाता है लेक्चर नंबर 1 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने में हम लोग को पढ़ना है एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल। पहले इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर पढ़ते हैं। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? यस, ये है एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर, ये एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यस दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सर बादल बादल जैसे क्या दिख रहे हैं? ये बादल बादल जैसे जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। ये बल्ब का मतलब है कि ये आपके लिए एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप जनरली शायद नोटिस नहीं करते, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दीज पॉइंट्स, टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, और इसलिए उसको अलग से नोट्स में बादल की तरह लिख दिया गया है। आपको ये नोट्स आई होप अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं, ऑल दो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल कर रहे हैं तो ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल एक्सेस मिल जाएगा। बट अगर आप किसी वजह से इन लेक्चर्स को यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर आप सिर्फ नोट्स को परचेज करना चाहते हो, तो फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9244764399। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हो, और आपको इसकी फिजिकल कॉपी या फिर डिजिटल कॉपी दोनों ही मिल जाएगी। ऑल्टरनेटिवली आप जा सकते हो www.thelandoflearners.com पर, thelandoflearners.com पर, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आपको काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपकी सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ तक आएंगे आज, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर तक आएंगे, और यहाँ पर आकर हम लोग फिर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आज का डिस्कशन क्लोज करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। चलो आते हैं एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल। एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल। ऑफर हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ऑफर का मतलब क्या? जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई प्रपोजल दिया विथ ये बोलने के लिए कि या तो फिर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, विथ द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, उसकी हाँ बुलवाने के लिए, तो उसको बोला जाता है ऑफर। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। वैलिड ऑफर कब बनता है, ऑफर कब बनता है? तो पार्टी मेकिंग द ऑफर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, या तो फिर कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए। जैसे कि हमने आपको बोला कि आप अगर हमें 1000 रुपये दोगे ना, तो हम आपको सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है, पहले तो ये बोला। या फिर दूसरा हमने आपको बोला कि अगर आपने हमें 1000 रुपये दिए, हमें किसी और टीचर ने बोला कि अगर हम आपको 1000 रुपये देते हैं तो हम चाहते हैं कि आप ये काम ना करें, आप सीए फाउंडेशन का लॉ ना पढ़ाएं, और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बोला जाएगा टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। सो पार्टी मेकिंग द ऑफर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। फिर द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। एज एन ऐसी हवा हवा में बातें नहीं करनी है, वही बात बोलो जिसके लिए आप सामने वाले से हाँ बुलवाना चाहते हो। ऐसे किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना होता है, उसी को जाकर बोलो जिससे आप हाँ सुनना भी चाहते हो, जिससे आप हाँ सुनना चाहते हो, ठीक है। सो द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू whom द ऑफर इज मेड। अच्छा, किसी और से हाँ सुनना हो तो इसको जाकर नहीं बताना, सी से हाँ सुनना है तो बी को जाके ऑफर नहीं दोगे आप, सी को ही जाकर ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव टू डू और नेगेटिव टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन मतलब रुकना, नहीं करेंगे ये काम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एक एक करके पढ़ना, बहुत ही मस्त चीज़ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलो, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। एक वैलिड ऑफर क्या होता है? जहाँ पर जिस ऑफर की कैपेबिलिटी होगी वो लीगल रिलेशंस बना सके, यानी कि लीगली वैलिड होना चाहिए वो ऑफर। अगर हमने आपको एक ऑफर दिया कुछ इलीगल काम करने का, तो क्या वो एक लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, और वो एक हमारा वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वैग। जैसे कि हमने आपको बोला कि क्या आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, और आपने हाँ बोल दिया, ठीक है। हमने जब आपको बोला कि क्या आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा बिजनेस, कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड ऑफर बनेगा। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। देखो, दिल ही दिल में बात रखकर कुछ होता नहीं है, जाकर बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में एक ऐसा ऑफर है और हम चाहते हैं कि आप इसके लिए हाँ बोलें, ये बताना बहुत ज़रूरी है। सो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है। क्या आज हम लोग इसको याद कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस लेक्चर में हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो ऐसा होता है, क्योंकि शुरू के लेक्चर्स है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, इन पॉइंट्स को हम लोग इतने बार रिवाइज करेंगे कि ये याद भी हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो आ जाते हैं। मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। बहुत बार समझ लिया अभी तक तो। मे बी कंडीशनल, ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर मे बी कंडीशनल। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी जब एक्सेप्टेंस पर जाएंगे। तो ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में कोई कंडीशन हो सकती है, ऑफर में कोई कंडीशन हो सकती है कि ये कंडीशन पूरा करोगे तभी ये ऑफर वैलिड माना जाएगा। ऑफर में भी, शैल बी कंडीशनल नहीं, मे बी हो सकता है,
ऑफर में कोई कंडीशन लगाई जा सकती है, मे बी कंडीशनल, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको, ऑफर मे बी कंडीशनल, ठीक है। जैसे जैसे जब हमने अपने यहाँ एक टीचर को ऑफर दिया कि क्या आप आओगे और द लैंड ऑफ लर्नर्स ज्वाइन करोगे, तो हमने उस ऑफर में एक कंडीशन डाली कि जब आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप सीए फाउंडेशन कहीं और नहीं पढ़ाओगे, सीए फाउंडेशन का कोई भी सब्जेक्ट है कहीं और नहीं पढ़ाओगे। दैट इज ऑफर की एक कंडीशन, तो ऑफर में भी कंडीशनल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग जब एक्सेप्टेंस पर जाएंगे, अभी आज ही इसी लेक्चर में। चलो, शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी कि कुछ ऐसी टर्म उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर तुमने नहीं कुछ बोला तो मैं मान लूंगा कि तुम हाँ बोलती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ये गलत बात है, ठीक है। ऑफर तभी वैलिड माना जाएगा जब उसमें ऐसी कोई कंडीशन ना लिखी हो कि अगर आपने 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मान लेंगे कि आपने हाँ बोला, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसके बाद आते हैं मे बी इधर स्पेसिफिक और जनरल। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ऑफर्स के अंदर जाकर जानेंगे, आज के लेक्चर में नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे और टाइप्स ऑफ ऑफर्स के बारे में जानेंगे, मे बी इधर स्पेसिफिक और जनरल। चलो, मे पर मे है, हाँ मे मतलब हो सकता है। चलो, मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अभी हम लोग ने पढ़ा एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है, दोनों ही ऑफर काम कर जाते हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का सेम मतलब है, एक्सप्रेस मतलब रिटर्न और ओरल में, या इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शंस। चलो, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लीज ध्यान रखना। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन बताया कि यार मुझे ना ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये गाड़ी बेचनी है, क्या ऑफर दे दिया? बिल्कुल भी नहीं। ऑफर दिया? ना 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 ना, ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन बताया है कैसा करना है। एंड इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, जस्ट अभी नीचे जाकर इस बादल के अंदर सीखेंगे इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं अब मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने सिर्फ बताया कि मुझे ये गाड़ी बेचनी है किसी को, ठीक है, या फिर मिस्टर एक्स जो है वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, तो क्या ऑफर दे दिया? नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किया है। आप प्रोस्पेक्टस, किसी कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस निकाला कि आइए मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्या उन्होंने ऑफर दिया? बिल्कुल भी नहीं। किसी ने, हमने अपना प्रोस्पेक्टस निकाला सीए क्लासेस का, क्या ऑफर दिया? नहीं। प्रोस्पेक्टस इज कंसिडर्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर। व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर, अभी पढ़ते हैं। एंड एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट दिया, तो क्या ऑफर दे दिया? बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक तरह से ऑफर नहीं माना जाता है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो जल्दी से, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या क्या होते हैं। सो कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी कौन होता है? ऑफर देने वाला ऑफरर, ऑफर मिलने वाला ऑफरी। फिर आते हैं मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, may be conditional, should not contain a term non-compliance of which would amount to acceptance, may be either specific or general, may be express or implied, offer is different from a mere statement of intention, an invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus or an advertisement। ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बट आई वुड सजेस्ट 1 मिनट का ब्रेक ले लो बच्चों, यहाँ पर बहुत हैवी पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने, 1 मिनट का ब्रेक ले लो फिर आगे बढ़ो। हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और फिर 1 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है। Now, offer must be distinguished from an answer to a question, मतलब अगर किसी ने हमसे बोला कि मुझे ये गाड़ी बेचनी है और मैंने बोल दिया कितने में बेचनी है, मुझे भी तो गाड़ी खरीदनी है, तो क्या ये एक ऑफर हो गया? नहीं, ये ऑफर नहीं हुआ, सिर्फ हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलो, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, हम लोगों ने अभी पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ये सब ऑफर नहीं माना जाता। ऑफर कैन बी मेड बाय एन एक्ट और एब्सटेनेंस, एक्ट कुछ करके ऑफर दे सकते हो आप, या एब्सटेनेंस यानी कि कुछ ना करके भी आप ऑफर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये एब्सेंट नहीं है, एब्सटेनेंस है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानेंगे जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे, आराम से इसके बारे में और जानेंगे। चलो अब आते हैं ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर, वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने कंपनी के आईपीओ में जाकर इन्वेस्ट करना था, ठीक है। आईपीओ में उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपने प्रोस्पेक्टस को देखा और आपको कंपनी बहुत अच्छी लगी और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपने बोला मैं आऊँगा और मैं इन्वेस्ट करके जाऊँगा, बढ़िया बात है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए तो निकाला, आप आओगे और इन्वेस्ट करके जाओगे। क्या कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट ही करें? नहीं, वो लोग रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, या फिर उनको आपसे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वो मना कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया कि आप आइए एक्सेप्ट कीजिए और डन हो जाएगा, उन्होंने इन्विटेशन टू ऑफर दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग ये चाहते हैं कि आप आओ और आप ऑफर दो, वो लोग ऑफर नहीं दे रहे हैं, आप जाओ और ऑफर दो। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है यहाँ पर कि आप आओ, आपको पसंद आया, आप आओ, आप बोलो कि मैं खरीदना चाहता हूँ, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे उनको आपको बेचना है कि नहीं बेचना है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए
इसका एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है टेंडर्स। सुना होगा ना, टेंडर फाइल करना है, टेंडर फाइल करना है। टेंडर में तो यही होता है ना, टेंडर में ऐसा होता है क्या कि हम जाएंगे, हम अप्लाई करेंगे और हमें तो मिल ही जाना है, हम तो बादशाह आदमी है, ऐसा नहीं होता। टेंडर में आपको अप्लाई करना पड़ता है, सामने वाला बताता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, से द लैंड ऑफ लर्नर्स को 10 कंप्यूटर खरीदने हैं, हमने टेंडर निकाला, बताइए कौन 10 कंप्यूटर बेचेगा। सब ने अपने अपने ऑफर दिए, प्राइस दिए। नाउ सामने वाले ने क्या दिया है, ऑफर दिया है, हमने क्या दिया था, इन्विटेशन टू ऑफर दिया था। अगर ऐसा बोल देते ना कि हमने ऑफर दिया है, तो उसका मतलब जो हाँ बोलेगा हमें उसे खरीदना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने बोला कि कौन बेचेगा बताओ, उन्होंने बताया, उन्होंने ऑफर दिया, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे हमें कैसे खरीदना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर। समझ में आया ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का डिफरेंस? चलो पढ़ लेते हैं। एन ऑफर इज डेफिनेट, कैपेबल एंड कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्विटेशन टू ऑफर, सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर दैट इज अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर, यानी कि हमने ऑफर सर्कुलेट किया है विद एन इंटेंशन टू इंड्यूस ऑफर, यानी कि लोग हमें आकर ऑफर दें, इस पर्पज से हमने कुछ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की है, दैट इज कॉल्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर। ध्यान रखोगे। चलो अब आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना ऊपर जाकर, देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था, वर्ड यूज किया था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। ओनली बाय है ये, हाँ ये ना बाय है, एक मिनट, ये ना बाय है, बी नहीं है, बाय है, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। सिर्फ वही हाँ बोल सकता है जिसको ऑफर दिया गया। आप सोचो ना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ ऑफर दिया और मिस्टर सी बीच में आए और बोले हाँ मैं हाँ बोलता हूँ, कैसे चलेगा? बी को बोला है ना, बी को हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे, बी को हाँ बोलना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, और कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, जिसको आपने ऑफर दिया है उसी को हाँ बोलना पड़ेगा बच्चों। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अरे यार ये तो उल्टा हो गया, ऑफर में क्या बोला था, ऑफर में भी कंडीशनल, यहाँ पे बोल दिया इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। यानी कि हमने जब अपने फैकल्टी को ऑफर दिया तो हमने उनको क्या बोला, हमने बोला कि हम ये ऑफर तभी वैलिड होगा, लीगली ये ऑफर तभी वैलिड होगा जब हमने इसमें जो कंडीशन डाली फुलफिल होगी। यानी कि हमने क्या कंडीशन डाली, आप कहीं और सीए फाउंडेशन की क्लासेस नहीं पढ़ाओगे, ये हम कंडीशन डाल सकते थे। देखो यहाँ पे लिखा था मे बी कंडीशनल, बट जब एक्सेप्टेंस की बारी आई ना तो एक्सेप्टेंस में लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि कोई कंडीशन, कोई इफ एंड बट आप नहीं डाल सकते उसके अंदर। जैसा है वैसा आपको जब आप एक्सेप्ट करोगे तब उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। यानी कि अगर हमने अपने फैकल्टी को बोला है कि आप कहीं और सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा सकते और उन्होंने इस कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस भेजा कि नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा, अगर आप नहीं बोलते हो तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये एक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस सिर्फ तब माना जाएगा जब सामने वाला फुल्ली तरीके से बोल रहा है कि आपने जो भी लिखा है मैं सबको 100% एक्सेप्ट करता हूँ, 100% एक्सेप्ट करता हूँ, तभी उसका एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा लॉ की नजरों में। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जैसे ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड वैसे ही एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सोचो ना, आपने ऑफर दिया तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, तो वैसे ही उसने हाँ बोला ये भी तो कम्युनिकेट करना जरूरी है ना बच्चों। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, जैसे कि हमने लिखा, हमने अपने फैकल्टी को ऑफर दिया और हमने बोला सर अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो ना, अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो ना तो आप हमें 10 डेज के अंदर, आप हमें 10 डेज के अंदर, आप हमें 10 डेज के अंदर अंदर एक ईमेल भेज दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने ईमेल की जगह इतना खुश हुए वो कि उन्होंने हैंड रिटन भेज दिया, हैंड रिटन चिट्ठी भेजी। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ईमेल में मांगा गया था, ईमेल में ही चाहिए, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है 10 दिन के अंदर ईमेल नहीं भेजा तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे? नहीं, हम लोगों ने ऑफर में जाके पढ़ा था ना कि ऑफर में ऐसी कोई कंडीशन होनी ही नहीं चाहिए, शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। आप सोचो ना, आपने 18 की उम्र में किसी को ऑफर दिया, आपने 18 की उम्र में किसी को ऑफर दिया, उसने 28 की उम्र में जाकर एक्सेप्ट किया, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल भी नहीं। प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अब तो 18 से 28 पर आ गए, अब तो हमारी चॉइसेस, हमारी पसंद ही बदल गई ना, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिजनेस की बात करें बच्चों, बिजनेस की। चलो अभी आते हैं, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, शर्मा के चली गई को एक्सेप्टेंस नहीं बोलना। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, शांत रहे, मना नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बोल दिया, ध्यान रखना। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस अनलेस प्रूवन बाय प्रीवियस कंडक्ट, यानी कि पहले से अगर ये एस्टैब्लिश्ड है कि जब जब इसको हाँ बोलना होता है ना ये शांत रहती है, ये शांत रहता है, तब बात अलग है।
बट जब तक ऐसा नहीं है ना तब तक मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। और फिर आते हैं एक्सेप्टेंस में भी इम्प्लाइड, दैट इज बाय कंडक्ट। एक्सेप्टेंस जो होती है मे बी इम्प्लाइड हो सकती है, बाय कंडक्ट हो सकती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपने बोलकर नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, आपने बाय एक्शन बता दिया कि मैं हाँ बोलती हूँ, जिससे लिख कर भी नहीं बोला, बोलकर भी नहीं बोला, अपने एक्शन से बता दिया। जैसे बस वाले एग्जाम्पल में ना एक्सेप्टेंस, आप बैठे आपने जाकर बता दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट नंबर 1। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो हम लोगों ने बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज प्रॉमिस। प्रॉमिस में हम लोगों ने जोड़ा, क्या जोड़ा, एक मिनट फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं जल्दी से। हाँ, तो प्रॉमिस में हम लोगों ने क्या जोड़ा, प्रॉमिस में हम लोगों ने जोड़ा कंसिडरेशन और बोला कि ये बन गया हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या जोड़ा, इन्फोर्सबिलिटी जोड़ा और उसको बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हम लोगों ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में बोला कि हम लोग यूनिट नंबर 2 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने बोला कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं उसको देखा। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के थे, तो हम लोग रेलेवेंट यूनिट्स में जाकर पढ़ेंगे। फिर हम लोग आ गए टाइप्स ऑफ ऑफर्स के अंदर, जहां पर हम लोग ने जाकर पढ़ा वैलिडिटी के बेस पर, एनफोर्सबिलिटी के बेस पर कैसे होता है। फिर हम लोगों ने जाकर पढ़ा कि परफॉर्मेंस की बेस पर कैसे होता है, और इस बीच में हम लोगों ने थर्ड टाइप भी पढ़ा उसका। फिर इसके बाद हम लोग आगे आए और हम लोगों ने पढ़ा एसेंशियल एलिमेंट्स और एसेंशियल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट वैलिड ऑफर। हम लोगों ने वैलिड ऑफर से रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े और फिर हम लोग लीगल रूल्स पर आ गए रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। और ऐसे करके हम लोगों ने आज का सेशन खत्म किया। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। अगर डाउट नहीं है और तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। ये नोट्स कहाँ से एक्सेसिबल हो सकते हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन पर लिंक देख लीजिए, वहाँ से आप इसको देख सकते हो यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी नोट्स की। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स जो है वो परचेज करने फिजिकल कॉपी चाहिए, कि डिजिटल लेक्चर नहीं फिजिकल कॉपी चाहिए, तो आपको हमारे नंबर यानी कि +91, ओ सॉरी यहाँ पर हम लोगों को स्क्रीन देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं +91 9244 64399 पर आकर आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट्स आते हैं तो यहाँ पर आप आकर 9244 64399 नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप हमें अपने डाउट्स भेज दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास ग्रुप भी है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी और इन्फॉर्मेशन लगती है किसी भी तरीके की, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हो तो डाउट सपोर्ट अवेलेबल है, आप आराम से उस पर पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम लोग CA फाउंडेशन लॉ पढ़ने वाले हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सीरीज़ बाय सीरीज़ इसको आराम से देखते चले जाना, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो इस लेक्चर को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब न्यू वीडियोज़ आएँ तो आपको देखने को मिल जाए। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए आप आ जाइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट यानी कि www.thelandoflearners.com पर आ जाइए। हमारा नाम CA सुप्रीत अग्रवाल है एंड आई एम अवेलेबल टू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज, ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।